नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो होने वाला है दोस्तों मेजर मोहित शर्मा के ऊपर, जो आपको आगे पता चल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं दोस्तों टॉपिक की तरफ। मार्च 2004 में श्रीनगर की गहराइयों में बर्फीली पहाड़ी पे लकड़ी के घर में आतंकियों में अलग ही गहमा गहमी मची हुई थी। हिजबुल मुजाहिदीन का इख्तियार नाम का आतंकी रसोई में कावा उबाल रहा था और दूसरे कमरे में अब्बू तरारा और अब्बू सजार नाम के आतंकी आपस में कुछ फुसफुस कर रहे थे। इसके बाद ये दोनों अपनी AK-47 को लोड कर लेते हैं और तभी इख्तियार ट्रे में काबा के 3 कप पकड़े हुए कमरे में जाता है। इफ्तिकार को देखते ही कावा के गिलास उठाने की जगह सजार उस पर अपनी AK-47 तान देता है और रारा गुस्से में कहता है, इफ्तिकार, मैं आखिरी बार पूछूंगा, तुम कौन हो? इफ्तिकार अपने साथियों का ऐसा व्यवहार देख बड़ी सावधानी से ट्रे को नीचे रखता है और तुरंत हाथ ऊपर करके रारा की आंखों में देखते हुए कहता है, भाईजान, मैंने आपको अपनी पूरी कहानी बताई थी, फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है। एक काम करो, आप मुझे अभी गोली मार दो। इतना सुन रारा और सज्जर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और रारा हाँ में सर हिलाता है। जिसके बाद सज्जार अपनी बंदूक नीचे कर लेता है। इसके बाद दोनों जमीन पर रखी ट्रे से अपना अपना कावा का गिलास उठाते हैं और सामने रखी चारपाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही इन दोनों की कमर इफ्तिकार की तरफ होती है, वो तुरंत अपना बड़ा सा शॉल साइड कर अपनी कमर से पिस्तौल निकाल के लोड करता है। पिस्तौल लोड होने की आवाज़ सुनते ही रारा और सज्जार गर्दन घुमाते हैं। इतने में ही इख्तियार एक एक करके 2 गोली इनकी छाती से आर पार कर देता है। एक ही पल में दोनों आतंकी आटे की बोरी की तरह जमीन पे धड़ाम से गिर जाते हैं। दोस्तों ये इन आतंकियों के बीच कोई आपसी मनमुटाव नहीं था, बल्कि ये इख्तियार हमारी 1 पैरा SF के जाबाज कमांडो मोहित शर्मा थे, जो इन दोनों खूंखार आतंकियों को पिछले 2 महीनों से मारने की ताक में थे। जो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे मेजर शर्मा अपने जुनून के चलते अपने घर वालों को बिना बताए फौज में भर्ती हुए थे, कैसे मेजर मोहित शर्मा इन दोनों आतंकियों को मार गिराने से पहले 2 हफ्ते तक इनका साथी बनकर जानकारी इकट्ठा की थी। इसके बाद हम मेजर मोहित का वो ऑपरेशन जानेंगे जिनमें वह अकेले ही 12 आतंकियों से अपने 2 साथियों की रक्षा करेंगे, जिसके बाद पूरा देश उन्हें अशोक चक्र विजेता मोहित शर्मा के नाम से जानने लगा था। तो बात है साल 1995 की। हमारे मोहित शर्मा ने दिल्ली पब्लिक स्कूल से 12वीं पास करके NDA का एग्ज़ाम दिया था और रिजल्ट आने से पहले ही वह महाराष्ट्र के श्री संत गजानन महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले चुके थे। मेजर शर्मा के माता पिता तो उनके आर्मी में जाने के फैसले से खुश नहीं थे, इसीलिए जब रिजल्ट आया तो उनके माता पिता ने उन्हें बताया ही नहीं था। अब मेजर शर्मा को बेचैनी होने लगी कि आखिर मेरा रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया, और इसी कारण वह सीधा UPSC दफ्तर में फ़ोन खड़खड़ा देते हैं। वहाँ उन्हें बताया जाता है कि रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और मेजर शर्मा बिना घर वालों को बताए अपना इंटरव्यू देने भोपाल चले जाते हैं। वो वहाँ भी सिलेक्ट हो जाते हैं और अब दिल्ली में उनका मेडिकल होना था। इस पर वो गाज़ियाबाद अपने घर आते हैं और अपने माता पिता को सारी बात बताते हैं। उनका देश सेवा का जुनून देख उनके माता पिता मान जाते हैं, लेकिन मेजर शर्मा के लिए एक नई मुसीबत पहले से इंतज़ार कर रही थी। उनका वज़न कट ऑफ से 6 किलो कम था और उनके पास इस वज़न को बढ़ाने के लिए सिर्फ 4 हफ्ते का समय था। मेजर शर्मा की माँ उनको डाइट में दिन का 2 से 3 लीटर दूध, हाई प्रोटीन खाना और दर्जन भर केले देने लगती है। 4 हफ्ते में ही उनका 8 किलो वज़न बढ़ जाता है। वो मेडिकल क्लियर कर लेते हैं और भारतीय सेना को इतिहास रचने वाली फौज मिल जाता है। NDA ट्रेनिंग में उन्हें मुक्केबाजी, तैराकी और घोड़ेसवारी में बेस्ट परफॉर्मर की ट्रॉफी है। 3 साल NDA और 1 साल IAM में
देहरादून में गुजारने के बाद 1999 में वो मद्रास रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में लेफ्ट के पद में देश सेवा शुरू कर देते हैं। फौज में मेजर शर्मा के पहले 2 साल तो साधारण गुजरते हैं, लेकिन 2001 में कुछ ऐसा घटता है जो उनके जीवन की रूपरेखा ही बदल के रख देता है। 13 दिसंबर 2001 को जब पार्लियामेंट पर हमला होता है, तब इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन पराक्रम शुरू कर दिया था। इस ऑपरेशन में सेना ने चुन चुन के आतंकियों को मौत के घाट उतारा था। मेजर शर्मा की यूनिट इस समय कश्मीर में थी, इसलिए वो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बनी थी। ऑपरेशन के दौरान मेजर शर्मा ने पैरा एसएफ के कमांडोज के साथ पूंछ राजौरी सेक्टर में आतंकियों पर खूब लोहा बरसाया था। इसके लिए उन्हें उस समय में आर्मी चीफ जनरल सुंदराजन पगन्यानबन से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन अवार्ड भी मिला था। मगर ये किस्सा सिर्फ अवार्ड मिलने के साथ ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि मेजर शर्मा इस समय पैरा एसएफ के शेरों की बहादुरी देख चुके थे और वो उनके लिए इतनी आकर्षक थी कि वो पैरा में अप्लाई कर देते हैं। पहली बार तो उनका सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन वो हार नहीं मानते और 2003 में दोबारा कोशिश करने पर शेर को उसका जंगल यानी एक पैरा एसएफ मिल जाती है। मेजर मोहित शर्मा को पहली पोस्टिंग चंडीगढ़ के पास स्थित चंडी मंदिर वेस्टर्न कमांड में मिलती है। इसी दौरान उनकी मुलाकात आर्मी सर्विस कोर में पोस्टेड कैप्टन रिश्मा सरीन से होती है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों साथ में समय बिताने लगते हैं। इन्हीं सब के बीच साल 2004 में मेजर शर्मा को कश्मीर बुला लिया जाता है और यहाँ से एक ऐसा ऑपरेशन शुरू होने वाला था जो आगे चल के उन्हें हर भारतवासी को चहेता बनाने वाला था। उस समय कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन सबसे ज़्यादा सक्रिय था। जो हिजबुल मुजाहिदीन ही था जो आए दिन भारतीय सेना पर हमले करता था और कश्मीर में हिजबुल के सारे हमलों को 2 आतंकी कोऑर्डिनेट करते थे। अब एक अब्बू तरारा और दूसरा अब्बू सजार। आर्मी को गुप्त सूत्रों से इनके ठिकानों की खबर लगती है और 1 पैरा एसएफ के इन आतंकियों को मौत के घाट उतारने की जिम्मेदारी मिलती है। इनको एक झटके में मार गिराना बेवकूफ़ी थी, क्योंकि ये दोनों आतंकी ही कश्मीर में लगभग सभी आतंकियों की खबर रखते थे। इसीलिए 1 पैरा फैसला लेती है कि कमांडो अंडर कवर इनसे दोस्ती करेगा और इनके साथ रहकर जितनी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा करेगा। इस मुश्किल काम के लिए मेजर शर्मा को चुना जाता है। प्लान के मुताबिक वह सबसे पहले अपने बाल और दाढ़ी को लंबा करते हैं और अपना नाम मोहित से इख्तियार भट्ट रख लेते हैं। उसके बाद अब्बू रारा और अब्बू सजार जब पहुंच जाते हैं, उन दोनों का विश्वास जीतने के लिए वह उनके सामने एक कहानी रचते हैं। मेजर शर्मा बताते हैं कि आर्मी ने मेरे सगे भाई को एनकाउंटर में मार गिरा दिया और मैं किसी भी हाल में बदला लेना चाहता हूँ। इसके बाद वो उन दोनों को आर्मी में हमला करने का फुल प्रूफ प्लान दिखा देते हैं, जिसमें एक आर्मी चेक पोस्ट की लोकेशन, नक्शा और कितने फौजी होंगे, किस किस तरह हथियार होंगे, ये सारी जानकारी साझा करते हैं। मेजर शर्मा की इतनी सटीक कहानी और प्लानिंग को देख दोनों आतंकी चकाच रह जाते हैं। इसी प्लान से मेजर शर्मा उस समय कश्मीर के सबसे खतरनाक आतंकियों के साथी बन जाते हैं और आने वाले हफ्तों तक उन्हीं के साथ उनके ठिकाने पर रहते हैं। इन 2 हफ्तों में मेजर शर्मा इन आतंकियों के ऑपरेट करने के तरीके, हथियार जमा करने के अड्डे और बहुत सारी खुफिया ठिकानों की जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। अब 2 हफ्तों बाद अटैक का दिन आ जाता है और मेजर शर्मा की मदद के लिए पाकिस्तान से 3 आतंकी आने वाले थे। अब्बू तरारा, अब्बू सजार और मेजर शर्मा कश्मीर से 50 किमी अंदर की पहाड़ी में लकड़ी के बने घर में इन 3 आतंकियों का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान मेजर शर्मा किचन में कावा बना रहे थे। तब अब्बू तरारा और अब्बू सजार एक आखिरी बार मेजर शर्मा का इम्तिहान लेने का सोचते हैं। जैसे ही वो कावा लेकर आता है, अब अब्बू तरारा उनसे गुस्से में पूछता है कि तुम कौन हो। इसके बाद सज्जार मेजर शर्मा पर बंदूक तान देता है। इन्हें लगता था वो घबराई जाएगा, लेकिन मेजर शर्मा रारा की
आंखें डाल कहते हैं, मैंने तुम्हें अपनी सारी कहानी बताई है, अगर फिर भी विश्वास नहीं है तो मुझे आप गोली मार दो। मेजर शर्मा का कॉन्फिडेंस देख इन दोनों आतंकियों का शक एक झटके में दूर हो जाता है। ये दोनों तो अपना अपना कावा उठाकर चलने लगते हैं, लेकिन मेजर शर्मा समझ गए थे कि अब और देर की तो एक्सपोज होना निश्चित है। कावा इनके शरीर में जाता उससे पहले ही मेजर शर्मा अपने पिस्तौल निकालकर गोली चला देते हैं। एक ही पल में भारतीय फौज का सबसे बड़ा सिरदर्द रहे दोनों आतंकी अपनी सही जगह यानी जहन्नुम पहुंच जाते हैं। इस ऑपरेशन में मेजर शर्मा का ऐसा असाधारण साहस देखते हुए उन्हें 2005 में सेना मेडल से नवाजा जाता है। अब इस समय तक की उनकी रिश्मा से शादी हो चुकी थी और उन्हें स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल SFTS जो नाहन हिमाचल प्रदेश में है वहाँ पर इंस्ट्रक्टर के पद में तैनात किया जाता है। स्पेशल फोर्स में सिर्फ 2 साल से भी कम अनुभव के साथ इंस्ट्रक्टर बना अपने आप में खास बात थी। शर्मा के माता पिता भी खुश थे कि उनका बेटा अब खतरनाक इलाकों से दूर है। उनकी ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली थी। दरअसल कश्मीर में एक समस्या उत्पन्न हो गई थी और जब देश खतरे में है तब पैरा SF के जाबाज को ही बुलाना पड़ता है। इसी कारण अक्टूबर 2008 में मेजर शर्मा को एक ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कश्मीर बुला लिया जाता है जो उन्हें आज तक हर भारतवासी के दिल में जिंदा रखने का कारण बनने वाले था। मार्च 2009 में बर्फ की चादर अब धीरे धीरे पिघलने लगती है और ऐसा लग रहा था कि मानो गर्मियां शुरू होने वाली है। 20 मार्च की दोपहर को मेजर शर्मा अपनी यूनिट के 25 लोगों के साथ कुपवाड़ा बेस पे बैठे थे। तभी यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर फफूदा नाम के जंगल में कुछ आतंकियों की घुसपैठ करने की खबर लीक होती है। इसके बाद तुरंत मेजर शर्मा को उनके सेक्टर कमांडर का कॉल आता है और उनको विलगाम पहुंचने का आदेश देते हैं। ऑर्डर मिलने से कुछ ही मिनट के बाद मेजर शर्मा और उनकी टीम बलगाम में स्थित 6RR के हेडक्वार्टर के लिए निकल जाती है। 6RR के कमांडिंग अफसर मेजर मोहित को बताते हैं कि ठीक 2 दिन पहले यानी कि 18 तारीख को नॉर्थ कश्मीर की तरफ से कुछ आतंकवादियों ने घुसपैठ की है। वो आगे बताते हैं कि एक टीम को उनके हफूद के जंगल में स्पॉट किया जाता है और दोनों के बीच छोटी सी मुठभेड़ हुई है, लेकिन सभी आतंकवादी वहां से बस निकलने में कामयाब हो गए हैं। इतना सुन मेजर शर्मा समझ चुके थे कि अब बात घुसपैठ तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि आतंकियों को ढूंढना भी है और शिकार भी करना है। मगर ये जितना आसान सुनने में लग रहा था उतना हरगिज नहीं था। दरअसल कितने आतंकी है कि किस प्रकार के हथियार हैं और इतने बड़े जंगल में कहाँ छुपे होंगे, किसी भी बात का कुछ अता पता नहीं था। ये लगभग अंधेरे में तीर चला के शिकार करने की उम्मीद जैसा ही था। इस धुंधली सी दिखने वाली समस्या में अगर कुछ पक्का था तो वह सिर्फ मेजर शर्मा का इरादा। हम आगे देखेंगे कि कैसे उस इरादे को चलते मेजर शर्मा आतंकियों की रूह कांप में देंगे। 21 मार्च 2009 रात 2:30 बजे मेजर शर्मा और उनकी टीम पैदल ही निकल जाती है। सुबह 4 बजे सूरज उगने से पहले टीम उस जगह पहुंच जाती है जहां आतंकी आखिरी बार दिखाई दिए थे। इसी लोकेशन से आतंकियों का पता लगाना लगभग नामुमकिन दिख रहा था, क्योंकि चारों तरफ नज़र घुमाने पे सिर्फ जंगल ही जंगल दिख रहा था। कुछ देर प्लान करने के बाद सुबह के करीब 8 बजे मेजर शर्मा अपनी टीम को 8-8 की टुकड़ियों में बांट देते हैं। एक टुकड़ी का नेतृत्व खुद मेजर शर्मा करते हैं, दूसरी का नायब सूबेदार उत्तम चंद और तीसरी टुकड़ी का जिम्मा हवलदार राकेश खंडेलवाल का सौंपा जाता है। मेजर शर्मा नायब सूब उत्तम चंद की टीम को जंगल के अंदर एक चोटी पर जाने का ऑर्डर देते हैं ताकि वहां से बाकी 2 टुकड़ियों को कवर दिया जा सके। वहीं हवलदार राकेश खंडेलवाल की टुकड़ी को दूसरी दिशा में भेजा जाता है। कुछ मिनट बाद मेजर शर्मा की टीम के हवलदार राजीव के सामने कुछ ऐसा आता है जो इस समस्या को और डरावना बना देता है। उन्हें बर्फ में पैरों के निशान दिखते हैं, जो सुनने में एक अच्छा संकेत लगेगा, लेकिन ये निशान इस हिसाब से थे कि जो आतंकी आगे चल रहा था
बाकी सब उसी के द्वारा बनाए गए निशानों पर अपने कदम रख रहे थे। अभी इससे साफ हो गया था कि हाईली ट्रेड आतंकी है और मेजर शर्मा की टीम इन निशानों का पीछा करने लगती है, जबकि इनकी संख्या कुछ भी हो सकती है। इधर ये आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी दूसरी दिशा से जा रही हवलदार राकेश खंडेलवाल की टीम रेडियो पे मैसेज भेजती है कि हमने 2 आतंकियों को स्पॉट कर लिया है। इसके अगले ही पल पूरे जंगल में गोलियों की आवाज़ गूंजने लगती है। मेजर शर्मा और उनकी टीम फटाफट आतंकियों की दिशा में जाने लगते हैं और तभी उनके पर गोलियां की बौछार शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था मानो मौत हवा पे सवार होकर आगे बढ़ रही हो और ऑपरेशन की पहली कसौटी यानी कमांडो नेत्र सिंह शहीद हो जाते हैं। मेजर शर्मा तुरंत अपनी टीम को कवर लेने का आदेश देते हैं और सभी जवान पेट के बल जमीन लेट जाते हैं और रेंगते हुए पत्थर जो भी मिला उसके पीछे कवर लेना शुरू कर देते हैं। उधर आतंकवादी मेजर शर्मा की टुकड़ी को आगे बढ़कर घेर लेते हैं। ज़्यादातर गोलियां सामने आ रही थी, इसीलिए आतंकियों का ध्यान भटकाने के लिए मेजर शर्मा अपने 2 साथियों को दाई दिशा और भेजते हैं। जैसे ही दोनों जवान रहकर दाई दिशा में पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं, वैसे ही आतंकी उन पर भारी फायरिंग शुरू कर देते हैं। मजबूर इन जवानों को पीछे हटना पड़ता है। मेजर शर्मा फायरिंग पैटर्न देख समझ जाते हैं कि आतंकी उनसे 50-60 मीटर की दूरी पर एक आग यानी कि एक आधा गोला बनाकर खड़े हैं। यहाँ से खेल करवट लेने वाला था और आतंकियों को पैरा एसएफ के कमांडोज के रूप में मौत दिखाई देने वाली थी। मेजर शर्मा फटाफट रेडियो के जरिए हवलदार राकेश वाली टुकड़ी की चोटी पर पहुँच कर आतंकियों पर गोली बरसाने का ऑर्डर देते हैं। हवलदार राकेश तुरंत अपनी टुकड़ी को 2-2 की जोड़ी में बांटकर आतंकियों पर गोलियां बरसाने लगते हैं। तभी गोली उनकी जांघ पर लगती है और उनकी टांग फट जाती है। हवलदार राकेश तुरंत अपना कॉम्बैट पटका उतार कर घाव पर बांध देते हैं और लड़खड़ाते हुए एक हाथ से ही आतंकवादियों पर फायरिंग करते हैं। इस मुठभेड़ में अब एक फौजी शहीद और दूसरा गंभीर रूप से चोटिल हो चुका था। इस समय तक सभी को अंदाज़ा हो गया था कि आतंकवादी उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी पोजीशन और लोकेशन से फायरिंग कर रहे हैं। बर्फ़ से ढकी पहाड़ी और बर्फबारी की तरह गोलियां बरस रही थीं। मेजर शर्मा अब अपने साथियों को थोड़ा और पीछे जाकर कवर लेने का आदेश देते हैं। जैसे ही उनके साथी पीछे जाना शुरू करते हैं, मेजर शर्मा उनको कवर देने के लिए आतंकियों पर फायरिंग करने लगते हैं। हवलदार राजीव चिल्लाते हुए कहते हैं, सर पहले आप कवर ले लो, मैं इनको संभालता हूँ। लेकिन मेजर शर्मा कहते हैं, नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं बाद में आऊँगा। तब अभी उनकी बात ख़त्म ही भी नहीं हुई थी, ये गोली उनकी बाईं बाजू पर आकर लगती है और गोली को पत्थर की तरह नज़रअंदाज कर वो अपना कॉम्बैट पटका उतार अपनी बाजू पर बांध देते हैं और फायरिंग करना जारी रखते हैं। जैसे ही ज़्यादातर कमांडोज कवर ले चुके होते हैं, वो अपनी टुकड़ी के लॉन्च नायक सुभाष सिंह को आतंकियों के ऊपर मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर्स यानी MGL फायर करने का ऑर्डर देते हैं। आतंकियों पर फायर करने के लिए अभी सुभाष पोजीशन ले रही होते हैं कि तभी एक गोली उनकी कोहनी में आकर लगती है। मेजर शर्मा को जैसे ही दिखता है कि वह सुभाष ग्रेनेड नहीं दाग सकता, वो तुरंत उससे कवर लेने का आदेश देते हैं। आतंकियों को लगता है उन्होंने सुभाष को चोटिल करके खुद को बचा लिया और तभी मेजर शर्मा खुद MGL उठा लेते हैं और एक के बाद एक मौत रूपी 6 ग्रेनेड आतंकियों पर बरसा देते हैं। अब आतंकियों की तरफ से होने वाली फायरिंग एकदम से धीमी पड़ जाती है और गोलियों का शोर मौत के सन्नाटों में बदल जाता है। दरअसल मेजर शर्मा ने MGL से 4 आतंकी मार गिराए थे और वो अब तुरंत अपने साथियों के साथ कवर लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही वह कवर लेने के लिए नज़दीक होते हैं, तभी एक सन्नाटे को एक तीखी सी आवाज़ चीरती है और एक गोली मेजर शर्मा को आकर लगती है। बुलेट प्रूफ जैकेट सामने और पीछे से तो सुरक्षित थी, लेकिन बाद की तरफ से कमज़ोर थी। इसी वजह से गोली मेजर शर्मा के शरीर के पार निकल जाती है। वो थोड़ा डगमगाते हैं और हवलदार राजीव तुरंत अपनी टीम लीडर की मदद करने भागते हैं।
तभी मेजर शर्मा उनकी तरफ देखते कहते हैं, मैं ठीक हूँ राजीव, छोटी सी चोट है, तुम उन पर गोलियां चलाते रहो, एक भी आतंकी बचकर भागना नहीं चाहिए। इतने में ही तीसरी टुकड़ी, जिसने शुरू में चोटी पर चढ़ के कवर देने को कहा गया था, वह अपनी जगह पहुंचकर आतंकियों का शिकार करने लगती है। खून में लथपथ मेजर शर्मा एक पेड़ के सहारे लगकर लगातार रहते। शाम 4 बजे तक गोलियां थोड़ी सी शांत होती है। मेजर शर्मा को वहां से निकालना संभव हो पाया, लेकिन इस समय तक मेजर शर्मा का बहुत खून बह चुका था और उनकी सांसें लगभग थम चुकी थी। तब भी इस दिलदार कमांडो को अपनी इतनी सी भी नहीं पड़ी थी और वो एक ही बात कह रहे थे, मैं ठीक हूँ, तुम बाकियों को देखो। फटाफट मेजर शर्मा को श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल में लाया जाता है। लगभग पूरी रात मेजर शर्मा का ऑपरेशन चलता है, लेकिन बहुत सारा खून बहने के चलते सुबह तक हमारे भारत की रक्षा में मात्र 31 साल की उम्र में शहीद हो जाते हैं। उधर जंगल में 5 दिनों के बाद जाके 12 के 12 आतंकी मारे जाते हैं। मेजर मोहित शर्मा समेत 7 जवान शहीद होते हैं। ऑपरेशन खत्म होने के बाद पता चलता है कि इन आतंकियों में से एक के पास हाई जूम वाली स्नाइपर थी और उसी के कारण हमारे कमांडोज जब भी कवर से हटते थे तो आतंकी गोली लग जाती थी। ऑपरेशन के बाद मेजर मोहित शर्मा की ऐसी वीरता के कारण उन्हें पीस टाइम का सबसे उच्च अवार्ड यानी अशोक चक्र से नवाजा जाता है। अवार्ड के साथ मेजर शर्मा आज तक हर भारतवासी के दिल में है और उनकी वाइफ ने कभी दोबारा शादी नहीं की। नमन है देश के इन वीरों को जो हमारे लिए अपना प्यार और घर वाले सब त्याग देते हैं। हम बहुत कुछ तो नहीं, मगर कम से कम ऐसे जाबाज को अपनी बातों और कहानियों में तो हीरो बना सकते हैं, क्योंकि ये असल में हीरो है। अगर वीडियो में पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।